एकदम फुल्ली कंसंट्रेट हो जाइए, है कि नहीं। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक कोई भी बात समझ में नहीं आ सकती है। अगर चाहते हो कि कुछ समझें, कुछ जानें, तो सबसे पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा? ध्यान को केंद्रित करना होगा। मनुष्य के मस्तिष्क की ये विशेषता है कि वह अगर किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देख ले या ध्यानपूर्वक सुन ले या फिर ध्यानपूर्वक अनुभव कर ले, तो अनंत काल तक उसकी स्मृति में, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, यादाश्त, उसमें उसको याद रहता है। तो यहाँ से पढ़ के और फिर घर पर जाकर के रटें, उसमें अपना समय समाप्त करें। इससे तो बेहतर है कि हम यही ध्यानपूर्वक पढ़ करके और तथ्यों को समझ लें, है कि नहीं। याद करने से बेहतर है तुम्हारे अंदर विश्लेषण करने की क्षमता हो जानी चाहिए। यानी स्वयं तुम तथ्यों को समझ लो। तथ्य का मतलब क्या हुआ? मैटर। जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी उन चीज़ों को अगर आप समझ सकते हो तो फिर उसकी व्याख्या भी कर सकते हो। व्याख्या करने के लिए भावों और शब्दों की आवश्यकता होती है, और सिर्फ भाव और शब्द से व्याख्या नहीं होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट आना भी चाहिए, है कि नहीं। इसलिए क्लास में कोशिश ये करना चाहिए कि हम तथ्यों को, मैटर को, कॉन्सेप्ट को समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, है कि नहीं। इसी चीज़ के विकास का नाम शिक्षा है। ये नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा दिया आप इसको रटते रहिए, ये पढ़ाई नहीं है। ऐसे शिक्षा से आपको कोई लाभ नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए क्लास में शांति बनाए रखिए ताकि हम पढ़ा सकें, और हम पढ़ा सकें इस प्रकार से जिससे आप सीख सकें। और आप इसलिए सीख सकें क्योंकि आपके ही कंधों पर कल का हिंदुस्तान होगा। आज मेरे कंधों पर है, मैं वर्तमान हूँ और तुम देश का भविष्य हो। इसलिए वर्तमान की यह जवाबदेही हो जाती है कि वह भविष्य के कंधे को इतना मजबूत कर दे कि उस कंधे पर कितना भी भार आ जाए, कंधा झुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ कंधे मजबूत करने का मतलब बैल थोड़े होगी तुम्हारे ऊपर बोझा डाल दिया जाएगा, तुम्हारे मस्तिष्क को विकसित किया जाएगा। शुरू करें? शांति बनाए रखिएगा, इस बात की गारंटी है। बहुत अच्छे। कुछ तुम सहयोग करो, कुछ मैं सहयोग करता हूँ, अच्छे ढंग से पढ़ाई हो जाएगी। और बालक, हेलो, तुमको क्लास से निकाल दिया जा सकता है, इसकी 90% संभावना है। इसलिए या तो यहाँ पढ़िए और नहीं तो जाओ घूम के आओ। बिल्कुल भी बातचीत नहीं होनी चाहिए क्लास के दरमियान, ठीक है। शुरू करें? अब ऐसा नहीं कि हम इधर घूमे उधर बात करना शुरू कर दो। चलिए, किंगडम को फाइलम में बांटा गया है, ये सभी जानते हैं। 2-3 दिन से हम इस बात को रेगुलर बता रहे हैं कि किंगडम को फाइलम में बांटा जाता है। फाइलम को क्लास में बांटा जाता है, क्लास को ऑर्डर्स में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीन्स में, और जीन्स को स्पीशीज में बांटा जाता है। तो चलिए हम बांटते हैं। सबसे पहले मैंने इसको बांट भी कर दिया था कि एनिमल किंगडम को मोटा मोटी 10 फाइलम में बांटते हैं। पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलिमेंथीस, एस्केहेलिमेंथीस, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। मैंने कल ये भी बताया था कि जिन जीवों को बांटा गया है, बांटने के लिए जिस फाइलम में रखा गया है, उस फाइलम के जो नाम हैं, उस नाम के भी अर्थ हैं, और ये अर्थ ही उस फाइलम के गुणों के बारे में बताते हैं, उस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों के लक्षणों के बारे में
बताते हैं। उदाहरण के लिए पॉरीफेरा में पोर पाया जाता है, पोर का मतलब छिद्र होता है, इसीलिए उसका नाम पॉरीफेरा है। सिलेंटेरेटा में सिलोम पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम सिलेंटेरेटा है कि नहीं। आर्थ्रोपोडा में पैरों में ज्वाइंट होते हैं, जिसका मतलब हो गया आर्थ्रोपोडा, इसलिए उसका नाम आर्थ्रोपोडा है। इकाइनोडर्मेटा के बॉडी पर कंटिकाएं पाई जाती है और उसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जल संवहन तंत्र का मतलब होता है कि जल को बॉडी के भीतर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने वाला तंत्र, तंत्र मीन्स सिस्टम, उसमें पाया जाता है, इसलिए हम उसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। कॉर्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है, इसलिए हम उसे कॉर्डेटा कहते हैं। नोटोकार्ड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो है, उस बैकबोन के बनने से पहले का जो फॉर्मेट आता है जिस पर बैकबोन अवस्थित होता है, उसी को हम नोटोकार्ड कहते हैं। एंड नोटोकार्ड जिस एनिमल्स में पाया जाए उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। इनफैक्ट हम लोग सब कॉर्डेटा हैं। मनुष्य कॉर्डेटा है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, हाथी, जितने भी स्तनधारी देख रहे हो ये सारे के सारे कॉर्डेटा हैं। जितनी भी मछलियां हैं ये सारी मछलियां कॉर्डेटा है। जितने भी सरीसृप हैं, रेंगने वाले हैं, ये सभी कॉर्डेटाज हैं। जितने भी पक्षी हैं, उड़ने वाले हैं, ये सभी कॉर्डेटा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो 10 फाइलम मैंने तुमको बताया, पॉरीफेरा से लेकर के और कॉर्डेटा तक, इस 10 फाइलम को बारी बारी से एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसकी विशेषताओं को जानेंगे। इसके उदाहरण यानी इसमें कौन कौन से जीव पाए जा रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला है फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा। देखो, पॉरीफेरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्पंज। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्पंज को किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है, क्या होगा? पॉरीफेरा के अंतर्गत स्पंज को रखा गया। पॉरीफेरा समूह है, किसी जीव का नाम नहीं है। ये ध्यान में रहना चाहिए था आप लोगों को। लिखना नहीं है कुछ भी चीज़ें, जब कहा जाए लिखने के लिए तब लिखिएगा। अभी पढ़ाया जा रहा है तो उसको समझने की चेष्टा कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टूड। ठीक है। पॉरीफेरा किसी भी एनिमल का नाम नहीं है। ठीक है। पॉरीफेरा एक समूह है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एनिमल को रखा गया है। रखा गया का मतलब ये नहीं कि उसको उठा करके रखा गया है। रखा गया का मतलब ये है कि इस समूह में इस तरह के जीवों का अध्ययन करेंगे, उस समूह में उस तरह के जीवों का अध्ययन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तुम लोग बच्चे हो, काफ़ी छोटे बच्चे हो, इसलिए विषय की जटिलता को नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं इसको बड़ी आसानी से, आसान शब्दों में, आसान भावों के साथ बता रहा हूँ। तो पॉरीफेरा कोई जंतु नहीं है। इट इज नॉट एन एनिमल, इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स that are classified on the basis of various characters. On the basis of various characters. We know about the animals. Some animals have the different characters and some are also. कुछ के पास अलग कैरेक्टर होते हैं, कुछ के पास उससे भी अलग कैरेक्टर होते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग समुदाय में रखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह निम्नतम
विकसित प्राणियों में से एक है। यानी संसार का सबसे अल्प विकसित प्राणी को, प्राणी मीन्स एनिमल्स, ऐसे अगर हम अल्प विकसित ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, अगर हम सबसे कम विकसित जीव की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय हैं, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब अल्प विकसित है ना, ये सब अल्प विकसित ऑर्गेनिज्म है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ जीव की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनिमल की बात हो रही है। सबसे कम विकसित जानवरों को किस फाइलम में रखा गया है? फाइलम को संघ बोलते हैं हम, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संघ। तो सबसे कम विकसित फाइलम को किस संघ में रखा गया है बताइए? फाइलम पोरीफेरा। सबसे कम विकसित का अर्थ क्या हुआ? यह वैसा जीव है जिसमें सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जाती है, उत्तक नहीं पाए जाते। अब जरा बताइए कि जिन जीवों में, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हम अत्यंत ही खतरनाक प्रकार के हानिकारक शिक्षक हैं। जितनी सभ्यता के साथ हम तुमको पढ़ाते हैं उतनी ही असभ्यता के साथ हम तुम्हें पीटेंगे, इस बात का हम वचन देते हैं। आई प्रॉमिस टू यू, आई विल बीट यू, अगर तुम्हारा रवैया सही नहीं हुआ तो। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पूर्ण रूप से देखो, तुम्हारे अभिभावक यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, है कि नहीं? और तुम्हारे अभिभावक यहाँ नहीं हैं, और जब तक तुम्हारे अभिभावक यहाँ नहीं हैं तब तक हम तुम्हारे अभिभावक हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो सभी अधिकार मुझे प्राप्त है जो अधिकार तुम्हारे अभिभावक को प्राप्त है। इसलिए अगर तुमने हल्ला किया या नहीं पढ़ा, यहाँ आए हो तो जबरदस्ती पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा तो पीटेंगे। इसलिए ध्यान दो। हम तुमको सिर्फ ध्यान देने के लिए कहते हैं, लिखने के लिए भी बोले हैं, बताइए? नहीं ना? सिर्फ ध्यान देने में क्या समस्या है तुमको? बहुत गंदी बात है तुम्हारी, इससे पूरे क्लास में अशांति फैलती है। थोड़ा सा भी हल्ला नहीं होना चाहिए बस। तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा गया है या ऐसे प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें सिर्फ कोशिकाएं ही होती है। अच्छा, यहाँ ये समझना है कि सिर्फ कोशिकाओं का मतलब ये एक कोशिकीय प्राणी नहीं है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। अगर एक कोशिकीय होता तो यह सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आ जाता कि नहीं? एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें उत्तक नहीं पाए जाते हैं। अब जरा बताइए कि जिसमें उत्तक ही नहीं पाया जाएगा उसमें अंग पाया जाएगा? अगर अंग नहीं पाया जाएगा तो अंग तंत्र पाया जाएगा, और जब अंग और अंग तंत्र जिस प्राणी में नहीं हो, जिस एनिमल में नहीं हो, तो ऐसे प्राणी को, ऐसे एनिमल को हम विकसित प्राणी कहेंगे, डेवलप्ड एनिमल कहेंगे। इसलिए इसमें कैसे प्राणियों को रखा गया है? अल्प विकसित और विकसित प्राणियों को रखा गया है। ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद इसमें लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार के प्रजनन की विशेषता है, दोनों प्रकार के प्रजनन की फैसिलिटी है। इसमें लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। ठीक है? लैंगिक का अर्थ यह हुआ कि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों सम्मिलित होते हैं,
उन्हें हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जिसमें जीवों की सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेती है, जीवों की सिर्फ एक व्यष्टि, ओनली वन बॉडी इन्वॉल्व, सिर्फ एक शरीर भाग लेता है, इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में 2 शरीर भाग लेते हैं। कितने? 2, नर और मादा, मेल एंड फीमेल। लेकिन अलैंगिक जनन में अलैंगिक शब्द ही देखिए, अलैंगिक, जो लैंगिक नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? अलैंगिक। इसमें अलैंगिक में नर और मादा होते ही नहीं है, सिर्फ एक ही शरीर भाग लेता है। दोनों प्रकार के जनन इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो तुम लोग बालक हो, है कि नहीं? और तुम लोग बालिका हो, नहीं तो तुम बालिका हो। तो बालक और बालिकाओं में डिफरेंस है। बालक अलग होते हैं और बालिका अलग होती है। एक ही बॉडी में होता है, बताओ? अलग अलग होते हैं। पॉलीफेरा के मेंबर में जो बालक होंगे और जो बालिका होंगे, अर्थात जो नर प्रजनन अंग होगा और मादा प्रजनन अंग होगा, ये एक ही शरीर के भीतर विद्यमान होते हैं। माने एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी सिस्टम तो होता ही नहीं है, यानी ऑर्गन भी नहीं होता है। मैंने क्या कहा, ये बहुकोशिकीय हैं, नहीं है, ऑर्गन होने का प्रश्न ही नहीं। लेकिन मेल चीज़ें जैसे कि नर युग्मक के बनने की क्रिया, मादा युग्मक के बनने की क्रिया, ये सारी बातें एक ही शरीर के अंदर होती है। इसलिए हम इसे उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। समझ गए? उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। अब देखो इसका एक हम तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखो, ये पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा का एक सदस्य है। ये नाम इसका है स्पंजिया। ठीक है, तो चलो 2-4 पंक्ति लिखो तो पहले। लिखिए फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा लिखोगे। फाइलम पॉलीफेरा जलीय प्राणियों का संघ है। जलीय प्राणियों का संघ है, यानी कि इसमें कौन से प्राणी पाए जाते हैं? जलीय पाए जाते हैं। जलीय प्राणी को हम क्या कहेंगे? एक्यूटिक एनिमल। क्या कहेंगे? देखो वर्ड को सीखो, इसका यूज करना पड़ेगा आगे जा करके। इसको कहते हैं हम एक्यूटिक एनिमल। जलीय प्राणी हैं जिनमें स्पंज जैसे जंतु पाए जाते हैं। आगे लिखोगे इसकी
इसके निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसके निम्नलिखित विशेषताएं होती है। किसका? जाइए। इसके निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर एक में लिखिए, ये नंबर फर्स्ट में लिखोगे, ये निम्न स्तर के प्राणी हैं। ये निम्न स्तर के प्राणी हैं। ये निम्न स्तर के प्राणी हैं जिनकी शारीरिक संरचना अल्प विकसित होती है। लिख लिया? नंबर सेकेंड, अल्प विकसित होते हैं। नंबर सेकेंड, ये असममिति होते हैं। नंबर थर्ड, इसमें सूक्ष्म रंध्र पाया जाता है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया, इसमें सूक्ष्म रंध्र पाया जाता है जिसे ऑस्टिया कहते हैं। लिख लिया? अब ये डायग्राम एक है, वो बना लो। इसका नाम है साइकन। ये हो गया साइकन। उसके बाद एक इस तरह का होता है, देख रहे हो? मतलब ये डॉट डॉट ऐसे ऐसे कर देना है, समझे? इसको बोलते हैं हम यूस्पंजिया। इसको बोलते हैं स्पंजिला। स्पंजिला, साइकन, यूस्पंजिया, स्पंजिला। याद रहेगा? याद रहेगा कि भूल जाओगे? अवश्य अवश्य भूल जाओगे। देखो, भूल जाना एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब तुम्हें अटपटा सा लगेगा कि या तो सर पागल हो गए हैं या मुझे पागल बना रहे हैं, क्योंकि
भूल जाने से मतलब भूल जाना अच्छी बात कैसे हो सकती है? अच्छी बात, अब मेरे बोल देने से ये बात सही हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। देखो, अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जितनी बातें हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में गुजरती रहती है, अगर ये सारी बातें हमें याद ही रहे तो फिर जरूरी बात है उसको याद रखने के लिए जो जगह होना चाहिए वो कम पड़ जाएगा। इसलिए ईश्वर ने हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हम समय आने पर कुछ बातों को भूल जाते हैं। आ जाओ। हैं? साइंस मैं पढ़ाता हूँ कि तुम? साइंस भगवान को नहीं मानता है, साइंस नेचर को मानता है, प्रकृति को मानता है। हम उसे ईश्वर कहते हैं लेकिन साइंस वास्तव में उसी को नेचर कहता है। नेचर। बना लिया इसको बच्चे? अच्छा, पढ़ने में मजा आ रहा है बायोलॉजी? नहीं आ रहा है? मजा आने का मतलब समझ जाना है कि नहीं? हाँ, ये है साइकन। अब चूंकि इसमें उत्तक नहीं होते हैं, अंग नहीं होते, तो ये तो ऐसे ही अटपटे से दिखाई पड़ेंगे ना। इसमें कोई भी चीज व्यवस्थित ढंग से तो है नहीं। अब बनाना चाहिए तो अच्छा बनाना चाहिए। चलेगा? चलेगा। बना लिया? बन गया ये डायग्राम? चलिए, कौन कौन सा पॉइंट इसमें लिख लिया है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हो? ये हो गया साइकन, यूस्पंजिया, स्पंजिला। ठीक है, याद रहेगा? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेरा? साइकन, यूस्पंजिया, स्पंजिला। मैंने तुमको बताया इसमें लैंगिक जनन भी होता है और एक चीज बताया मैंने कि इसमें एक ऑर्गन पाया जाता है। ऑर्गन तो होता ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब है इसमें एक चीज पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया है ना, बताए है ना? क्या पाया जाता है?
ऑस्टिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्टिया। ऑस्टिया जो है, ऑस्टिया एक रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, ठीक है। तुम्हारे अंदर सांस लेने के लिए एक ऑर्गन है, उसको हम क्या कहेंगे, नाक, नासिका कहते हैं। तो तुम्हारे अंदर तो ऑर्गन है, और चूंकि जितने भी मेंबर हैं फाइलम पॉलीफेरा के, ये सारे मेंबर सजीव हैं, क्योंकि सजीव हैं तभी तो पॉलीफेरा में है, एनिमल किंगडम में है ना जी। तो ये भी तो सांस लेते होंगे, और अंग इसमें है नहीं, तो सांस कैसे लेगा। इसके बॉडी के सरफेस पर, सरफेस माने सतह पर छोटा छोटा रंध्र होता है ना, चीनी होल्स। इस छोटे रंध्र को ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया अंदर में जाके बॉडी के अंदर कोशिकाओं से जुड़ा होता है। मान लो इसके अंदर ये सेल्स है, इसके अंदर ऑस्टिया जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ ऑक्सीजन को ले गया। अब ऑक्सीजन के साथ बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो क्रियाएं होती है, जैसे तुम्हारे बॉडी में क्रियाएं होती है कि नहीं, फिर अपशिष्ट पदार्थ बनता है। अपशिष्ट पदार्थ मीन्स शरीर का कचरा, शरीर की गंदगी, है ना। ये गंदगी इसी ऑस्टिया के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक ही ऑर्गन है इसके अंदर, रिस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रेशन के लिए, यानी श्वसन के लिए और गंदगी बाहर निकलने के लिए, उत्सर्जन के लिए। समझ गए। दूसरी बात मैंने तुमको बताया कि इसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन की क्रिया के लिए युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है। 10th में पढ़े हो, नर युग्मक और ये दोनों युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु होगा, मोटा मोटी मान लो, मादा युग्मक, ये दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर बनता है, क्योंकि ये क्या है, एक लिंगी या उभयलिंगी। उभयलिंगी, एक लिंगी नहीं है, क्योंकि इसमें नर और मादा नहीं होते हैं। नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं, अंग तो होते ही नहीं है। प्रजनन का जो एक स्पेस होना चाहिए वो होता है। ये दोनों चीज़ें इसी में पाई जाती है, इसीलिए क्या हो गया, उभयलिंगी। और इसमें मैंने ये भी बताया कि इसके अंदर अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कई विधियां होती है, जैसे मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, विखंडन, अपखंडन, पढ़े हो। इसमें किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, विखंडन विधि द्वारा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा अमीबा में इस तरह से विखंडन होता है। मान लीजिए ये अमीबा है, ये मदर सेल है, मातृ कोशिका है, ये यहाँ से 2 डॉटर सेल में बट जाएगा, 2 पुत्री कोशिका में बटेगा। 10th में सर पढ़ाए होंगे, एक अमीबा 2 भागों में बट जाता है। ठीक यही क्रिया साइकन के साथ भी होती है, यही क्रिया यूस्पंजिया के साथ भी होती है, यही क्रिया स्पंजिला के साथ भी होती है। यानी कि ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलीफेरा इन्वॉल्व इनटू द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, लैंगिक जनन ही होगा, और कुछ में अलैंगिक जनन ही होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि अगर लैंगिक जनन होगा तो निषेचन की भी क्रिया होगी। अरे होगी कि नहीं, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, अंतः निषेचन और बोलिए बाह्य निषेचन बॉडी के बाहर होता है, अंतः निषेचन बॉडी के। इसमें कौन सा निषेचन होता है, नहीं, इसमें अंतः निषेचन होता है, याद रहेगा। कौन सा निषेचन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, अंतः निषेचन की क्रिया होती है।
तो कौन कौन से बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना होगा? सबसे पहला तो यह ध्यान रखना है, ऐ लड़का, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि पॉरीफेरा सबसे निम्न वर्ग का जंतु है। ठीक है। नंबर सेकेंड, इसका शरीर अविकसित या अल्प विकसित होता है। नंबर थर्ड, ये कोशिकीय स्तर के प्राणी है। बहुकोशिकीय संरचना इसमें पाई जाती है। उत्तक अंग एवं अंग तंत्रों का अभाव होता है। इसमें ऑस्टिया एक अंग होता है, यानी ऑस्टिया एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था का मतलब क्या? कुछ करने वाली चीजें जिससे होती है। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर एक व्यवस्था है नाक, जिससे सांस लेते हो, उसको हम अंग कहेंगे। लेकिन सिर्फ कोशिकाओं का समूह है, उसमें अंग है नहीं, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ऑस्टिया पाया जा रहा है, जो कि एक विशेष प्रकार का रंध्र है, जो अंदर में ऑपरकुलम से जुड़ा हुआ होता है ना। इसी से होकर के श्वसन की क्रिया होती है और इसी से होकर के उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी रिस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ। समझे? सही से बैठो। छात्रों के लिए मेरुदंड का सीधा होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो मेरुदंड है ये है और इस पर टिंगा हुआ है हमारा मस्तिष्क। अब सूचनाओं का आदान प्रदान तभी ना होगा जब ये सीधा रहेगा। अब ऐसे टेढ़ा हो जाओगे तो सूचनाओं को जाने में, मस्तिष्क तक पहुंचने में समस्या होगी। यद्यपि यह बात लीगल नहीं है, लेकिन मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए पढ़ते समय, है कि नहीं? इससे शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। नहीं तो इसी उम्र में अगर बूढ़े नजर आओगे, फिर मेरे उम्र में जब जाओगे पता नहीं क्या हो जाओगे, है कि नहीं? इसलिए हम पहले ही बता दिए, हाईली कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो तुमको घर पर जाने के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी। ये मैंने पहले ही बता दिया, है कि नहीं? घर पर नहीं पढ़ना है बायो। जो भी चीज़ें पढ़नी है यही पढ़नी है, यही समझनी है, इसी को यही टेस्ट देना है, यही रिवाइज करना है, सारी चीज़ें यही होनी चाहिए। घर पर पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इसमें निषेचन अंतः होता है, प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए ये जीव उभय लिंगाश्रयी हैं। ठीक है। और लैंगिक अलैंगिक जनन में विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। एंड एग्जाम्पल क्या हो गया? साइकन, यूस्पंजिया, एस्पंजिला। बोलो तो एक बार, याद रहेगा। ये तीनों किसके सदस्य हैं? और पॉरीफेरा किसका मेंबर है? एनिमल किंगडम के कितने फाइलम हैं? फर्स्ट क्या है? सेकेंड क्या है? थर्ड क्या है? फोर्थ, 5, 6, 7, 8, इकाइनोडर्मेटा, 9, एट लास्ट। हो गया? किसी को भी कह सकते हो, किसी को भी पढ़ा सकते हो कि देखो भाई एनिमल किंगडम के इतने भाग होते हैं। इसमें पहला भाग क्या है? लास्ट पॉइंट क्या लिखे हो? लास्ट पॉइंट क्या लिखे हो इन दिस टॉपिक? ऑस्टिया पाया जाता है। आगे लिखिए। इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। हाँ, उसी में फिर लिखना है, अगला पॉइंट देके लिखना है। पॉइंट मीन्स बिंदु, वह महत्वपूर्ण बिंदु जो तुम्हें याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट लिखोगे, इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। ओके। अगला पॉइंट, युग्मकों का निर्माण एक ही शरीर में होता है। युग्मकों का निर्माण एक ही शरीर में होता है।
अगला पॉइंट, इसमें अंतः निषेचन होता है। हेलो, हाँ, आज कुछ देर के बाद देंगे, अभी रखो। क्या लिखा बच्चे? अंतः निषेचन होता है। आगे लिखिए, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन विधि द्वारा होता है। आगे लिखिए, श्वसन और उत्सर्जन, ये दोनों क्रियाएं ऑस्टिया के जरिए होता है। श्वसन और उत्सर्जन, ये दोनों क्रियाएं ऑस्टिया के द्वारा होता है। ठीक है, ऑस्टिया के द्वारा होता है। लास्ट में लिखोगे, इसके उदाहरण हैं, क्या हैं बताइए? जो हैं सो हैं, लिख दीजिए। साइकन, यूस्पंजिया, और क्या है और एस्पंजिला। याद रहेगा, साइकन, यूस्पंजिया, एस्पंजिला, इसके उदाहरण हैं। हो गया। 10 फाइलम में से मैंने फर्स्ट वाला बता दिया। अब सेकेंड सिलेंटरेटा कल बताएंगे। ओके।